नमस्कार दोस्तों। तो बीपीएससी में आए हुए जीव विज्ञान के प्रश्नों का अवलोकन और विश्लेषण हम कर रहे थे। इस कड़ी में 71 तक हमने देख लिया है, जिसमें हमने देखा था कि जैविक सिस्टम यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने का काम जो करता है वो एंजाइम करता है। और एंजाइम के बारे में कुछ फैक्ट भी हमने देखा था, जैसे कि ये जो एंजाइम जो है पदार्थ का निर्माण और संश्लेषण दोनों का इनको प्रेरित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो वैसा विटामिन विटामिन सी होता है जो क्या करता है, खट्टे फलों में तो पाया जाता ही है और चर्म यानी कि चमड़े को, मानव शरीर के चमड़े को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। तो इसलिए चमड़ा स्वस्थ रखना है तो विटामिन सी खाइए। ठीक है, विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, विटामिन सी के बारे में और हम क्या जानते हैं, हमारा पूर्व ज्ञान क्या है? देखिए, पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ, विटामिन से 4 तरह के प्रश्न बनते हैं पीटी में। एक तो ये कि स्रोत क्या है, दूसरा ये जल में घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील है, तीसरा ये कि उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है और उसका रासायनिक नाम क्या है। तो ये 4 पॉइंट से ही क्वेश्चन समान रूप से बनते हैं, तो इस पर अगर नियंत्रण कर लिया जाए तो कम से कम बायोलॉजी के क्वेश्चंस इस तरह के तो बन ही जाएंगे। तो देखिए, विटामिन सी के बारे में हम ये जानते हैं कि विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी और बी जो है यही दो तो घुलनशील होता है जल में, बाकी सारा वसा में घुलनशील होता है। तो एक फैक्ट तो ये हो गया। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, तो दूसरा फैक्ट ये हो गया। तीसरा फैक्ट ये हो गया कि अगर विटामिन सी की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो हमें स्कर्वी रोग हो जाएगा। चौथा फैक्ट ये है कि इसका स्रोत क्या है, तो खट्टे रसदार फल, अंकुरित अनाज, पत्तेदार सब्जियां। देखिए, फल के बारे में तो हमें पता है ही, रहता ही है कि खट्टे रसदार फल जो रहेंगे, जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, इस सब में आंवला तो प्रचुर मात्रा होता है विटामिन सी का आंवला में। लेकिन अंकुरित अनाज और पत्तेदार सब्जियां पर जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट दिमाग में थोड़ा सा कम रहता है। तो ये 5 फैक्ट हो गए और कुछ बचा। अब ये तो नहीं पूछेगा, C6H8 और O6 इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। खैर, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्रोत इसके खट्टे रसदार फल, अंकुरित अनाज और पत्तेदार सब्जियां होते हैं। तीसरा फैक्ट, ये जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी दोनों घुलनशील होता है जल में। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी का घटिया स्रोत है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम पाया जाता है, दूध नहीं पाया जाता है। तो दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी इसमें बहुत ही अत्यंत कम मात्रा में पाया जाता है। तो यही इसका बात था। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, पूछ दिया मैंने कहा, 4 ही तरीके से क्वेश्चन जो मेरी नज़रों से गुजरा है, 4 ही एंगल से इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो फिलहाल विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, तो विटामिन ए, सॉरी, ऑप्शन ए इसका सही हो गया। और हमें पता है कि विटामिन बी हो या सी हो, दोनों जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और फैक्ट क्या पता है, इसके स्रोत क्या है विटामिन सी के, तो अंकुरित अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां और खट्टे रसदार फल, जैसे कि आंवला हो गया, संतरा हो गया, ये सब। दूध में विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती है, मतलब बहुत ही कम पाई जाती है। अच्छा, इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ये तो पता ही हो गया। और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अब इसका रासायनिक फार्मूला C7H8 और O6 है। ये तो मुश्किल, मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या में लिखा हुआ है, इंसुलिन एक पॉलीसेकेराइड है जो डहेलिया के जड़ से पाया जाता है। तो डहेलिया की जड़ से क्या पाया जाता है? इंसुलिन। विकल्प बी इसका आंसर हो गया। लेकिन इंसुलिन के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, वीडियो में डिस्कस किए हैं। इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मधुमेह। अच्छा, मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। दूसरा फैक्ट क्या पता है? अच्छा, इंसुलिन काम क्या करता है शरीर में? इंसुलिन का काम यह है कि ग्लाइकोजन का जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है, तो उसको नियंत्रित करने का काम करता है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है कौन? इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट ये है कि 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और 27 जून को, कितने जून को? 27 जून को विश्व मधुमेह जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है दोनों। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है, 14 नवंबर को ही मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 27 जून को मधुमेह जागृति दिवस मनाया जाता है। ये हो गया, कितने फैक्ट हो गए? 4। इंसुलिन स्राव कहाँ से होता है? तो अग्न्याशय से। अग्न्याशय में एक होती है लैंगरहैंस की द्वीपिका, उसमें कई सेल होते हैं, जैसे कि अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। तो अग्न्याशय में स्थित जो लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है, उसके बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, तो ये
3-4 फैक्ट थे। अच्छा, अग्न्याशय के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ फैक्ट उसके बारे में भी याद आ ही रहा होगा कि अग्न्याशय शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्योंकि पहली तो यकृत हो गई यानी कि लीवर। और अग्न्याशय के बारे में दूसरा फैक्ट क्या था कि एकमात्र शरीर में ऐसा ग्रंथि है जो अंतः और बाह्य दोनों स्रावित ग्रंथि है। ये कौन? अग्न्याशय, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैंक्रियाज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो सेल में यानी कि कोशिका में 80% से अधिक जल पाया जाता है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, हालांकि लूसेंट जब पढ़ेंगे तो कुछ और फैक्ट है, लगभग 65 से 70%, 70 से 75% कहीं कहीं मिलता है, लेकिन अब और कोई विकल्प में है नहीं उस हिसाब से, तो आपको वही चुनना होगा जो है, तो जल है। नेक्स्ट, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो इस युग में क्या थे? आंसर में कुछ विवाद है लग रहा है। लिखा हुआ आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। तो ये तो कहीं कुछ लिखा हुआ ही नहीं ऑप्शन में, तो इसे शायद अगर 5वां नंबर ऑप्शन होता तो इनमें से कोई नहीं हो जाता। अच्छा, प्रोटोजुआ से याद आया, प्रोटोजुआ जनित एक कोई रोग का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? अक्सर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। कई बार ये पूछा है। अच्छा, और इससे जुड़ा हुआ फैक्ट क्या जानते हैं? अच्छा, पहला बात तो ये जान लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पता क्या बनता है, मनुष्य क्या है, जरायुज है कि अंडज है? तो मनुष्य जरायुज है। क्यों? क्योंकि वैसे प्राणी जो बच्चे को जन्म देते हैं तो उसको जरायुज बोलते हैं, लेकिन जो अंडे को देते हैं वो अंडज होता है। तो ध्यान रखना है कि मनुष्य क्या होता है, जरायुज होता है, क्योंकि वह बच्चे को जन्म देता है, अंडे को नहीं। तो ये तो हो गया एक फैक्ट जुड़ा हुआ। अच्छा, जायगोट बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को बोलते हैं निषेचन। जैसे मन में अगर आए कि निषेचन क्या होता है, अगर निषेचन तो अंडवाहिनी में होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, तो स्पर्म और ओवम के सहयोग से जो जायगोट बनता है उसी को निषेचन कहते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव में आंतरिक निषेचन होता है। अच्छा, एक ये भी फैक्ट है कि मानव में बाह्य निषेचन होता है कि आंतरिक, तो आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक यानी कि जो नर शुक्राणु होता है स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु डिंब वाहिनी यानी कि अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। तो ये कुल मिलाकर के बात है, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिल करके जायगोट बनाते हैं, जिसे निषेचन कहते हैं। और निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में होती है। और मनुष्य एक प्रकार का जरायुज प्राणी है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देता है। और मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। ये 6-7 फैक्ट थे। नेक्स्ट, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। तो क्रो मैग्नॉन मनुष्य जो होता है वो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज माना जाता है, और ये पाषाण युग में रहता था, ठीक है? तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। लिखा हुआ है पाषाण युग में रहता था, ये तो हो ही गया बात। अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। तो ये जो क्रो मैग्नॉन मनुष्य है ये अस्थि औजार का प्रयोग, अस्थि औजार का मतलब हड्डियों से बने हुए औजार का प्रयोग करता था, हथियार का। पशुओं की खाल को सीलकर पहनने की योग्यता रखता था। कौन? क्रो मैग्नॉन मनुष्य, जो किस काल में था? पाषाण युग काल में, मतलब पाषाण काल में। और मानव गुफा में रहता था। यही सारी बातें हैं, भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं इससे जुड़े हुए। नेक्स्ट ये है कि विकास का मुख्य कारक है। तो प्राकृतिक वरण जो होता है वो विकास का मुख्य कारक है, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है? तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। वैसे प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। अच्छा, और क्या इससे जुड़ा बात पता है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक का नाम आपको याद आ रहा होगा। तो इसी बुक में डार्विन ने ये सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक यानी नेचुरल सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वरणवाद, ठीक है? अच्छा, एक आता है कभी कभी द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात जो कही थी वो हर्बर्ट स्पेंसर ने कही थी। आप लूसेंट का जब समान विज्ञान देखेंगे तो उसमें ये बात साफ साफ लिखा हुआ है। तो 4 फैक्ट हो गया। इसी जुड़वा मैं फिर से जोड़ देता हूँ। द ओरिजिन ऑफ स्पीच जो पुस्तक है डार्विन ने लिखी, और डार्विन ने ही इसी पुस्तक में प्राकृतिक वरण का सिद्धांत दिया। एक इससे जुड़ा हुआ द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आता है, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट 81 है, इसको नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, ठीक है? 81 से